हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आपको पता है वीकेंड पे हम लोग ग्रुप डी 2022 के हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो टोटल 99 शिफ्ट का आप लोगों का एग्जाम हुआ था। तो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हम लोग कर चुके थे ना, पिछले संडे को। अब 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, 2025 के सभी एग्जाम के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है। निर्माण बैच एक ही में दो है, आपका लाइव प्लस वीओडी 2024 का मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है दोस्तों। अगर आप लोगों को चारों सब्जेक्ट चाहिए तो निर्माण बैच से आप लोग कॉम्बो बैच से आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल भी आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों के सभी फीचर्स है, कंप्लीट थ्योरी है, डेली लाइव क्लास होती है। 2024 की भी अभी जो रिसेंट में जितने पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और लास्ट में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए दोस्तों, ये रहा आप लोगों का, चाहे कॉनकेव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो, कोई भी ले लो, है ना। दोनों ही गोली दर्पण है। मैंने ले लिया कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं पोल यानी ध्रुव, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आप लोगों को एक सेंटर भी मिलेगा, बिल्कुल। तो आपको पता है पोल और सेंटर के दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या होता है दोस्तों? फोकस होता है। और पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। और आपको पता है जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है हमेशा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जीव की छोटी आंत जो होती है वो लंबी होती है? दोस्तों जैसे अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं है। लंबाई ज्यादा किसकी होती है? जो हर्बीवोर होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी किसे बोलते हैं? जो केवल प्लांट या प्लांट से मतलब प्लांट के प्रोडक्ट को कुछ खाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों की गाय हो गई, जैसे दोस्तों अगर बात करें खरगोश हो गया। तो क्या होता है, ये जो घास फूस ये खाते हैं ना, तो इनमें सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज आप चाहते हो अगर सेल्यूलोज का पाचन हो तो इसके लिए छोटी आंत की लंबाई का बड़ा होना बहुत जरूरी है, लंबा होना बहुत जरूरी है। तो जो गाय होती है इसकी छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है? हर्बीवोर है, शाकाहारी है ना। एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ भी है, घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्रांत, शुद्रांत किसको बोलते हैं? छोटी आंत। तो इसकी लेंथ का ज्यादा होना आवश्यक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है उत्तल लेंस वस्तु के आकार का दुगुना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो बताओ मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताओ। तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मान लीजिए अगर वस्तु की ऊंचाई x है, तो बोला जा रहा है जो इमेज बन रहा है ना वो दुगने आकार का बन रहा है, दुगनी साइज का बन रहा है। तो इसका x, तो इसका 2x। और बोला जा रहा है उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो इसके लिए आप लोग माइनस साइन इस्तेमाल करोगे। तो x से ये x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2। तो मैग्निफिकेशन का मान कितना हो जाएगा? -2। दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं 17 अगस्त से मैंने सारे सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो आप लोग प्लीज वो वाली क्लास देखिए, मतलब पहले से आप लोग देखना, क्योंकि कई चीजें ऐसी है क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। तो हम लोग वो कर चुके हैं, बार बार उसको करने का मतलब नहीं है। नारियल के छिलके में ऐसा कौन सा उत्तक पाया जाता है जो उसको हार्ड यानी कठोर बनाता है? दोस्तों प्लांट में अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, उनमें से एक टिश्यू है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। ये टिश्यू का काम क्या है? प्लांट को हार्डनेस यानी कठोरता प्रदान करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो वॉलनट अखरोट होता है उसकी कवरिंग काफी हार्ड होती है ना, क्यों? उसमें यही वाला टिश्यू पाया जाता है। सिमिलरली जो नारियल का जो छिलका होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नारियल की भूसी भी बोलते हैं, नारियल का छिलका भी बोलते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट भी बोलते हैं। तो इसका ये हार्ड होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसमें ये वाला टिश्यू पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को कठोर और मजबूत बनाता है। तो जो नारियल का छिलका जो होता है ना उसमें भी यही वाला उत्तक पाया जाता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये क्वेश्चन आपका लोगों का पहले भी पूछा जा चुका है। आप लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है,
उसमें दोस्तों इस वाले पार्ट को बोला गया है ए, दोस्तों ये नीचे वाले पार्ट को बोला गया है सी, और दोस्तों जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, इसको बोला गया है बी। तो आपको बताना है कि ये ए क्या करता है, बी क्या करता है। दोस्तों एक्चुअली में ये एक सीड है, एक बीज है, ठीक है। देखो तो दोस्तों ये जो बीज होता है ना, उसमें जो बीज वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे हो ना, यही क्या बनाता है, बड़ा होके क्या बनता है, प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को आप लोग बोलते हैं प्लूमिल, हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं प्रांकुर। यही फ्यूचर में क्या बनेगा, मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट बनेगा। मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग शूट। तो यही फ्यूचर में शूट बनेगा, मतलब तना वगैरह, पत्ती वगैरह यही बनेगा, ठीक है। तो ये भावी प्ररोह है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, ये तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर शूट। और जो ये वाला पार्ट है, यही भविष्य में क्या बनेगा, रूट, जड़ इनका निर्माण करेगा। तो इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। तो यही फ्यूचर में रूट बनेगा, ये इसको भावी जड़ भी बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, फ्यूचर रूट। तो ये ए हो जाएगा फ्यूचर रूट, और आप लोगों का सी हो जाएगा फ्यूचर, सॉरी ए हो जाएगा फ्यूचर शूट, और आप लोगों का सी हो जाएगा फ्यूचर रूट। और दोस्तों ये वाला पार्ट क्या करता है दोस्तों, यार ये ग्रो करेगा, इसको पोषक तत्व चाहिए नहीं चाहिए, भोजन चाहिए नहीं चाहिए। तो बीज के इन पार्ट में क्या होता है, भोजन का संग्रहण होता है। इस पार्ट को बोलते हैं कॉटलिडन यानी बीज पत्र, जो कि भोजन का संग्रहण करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ जल्दी से। दोस्तों समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन से सही है। जैसे दोस्तों मान लो एक प्रतिरोध ये है 2 ओम, एक है ये 4 ओम, दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, और इसको आपने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ में। मान लो आपने 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, तो दोस्तों इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, 100 वोल्ट, इसके सिरों पर भी विभवांतर कितना होगा, 100 वोल्ट। जब भी प्रतिरोध पैरेलल यानी समांतर में जुड़े होते हैं ना, तो इनके टर्मिनलों यानी इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है समान होता है। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है क्या। और जब भी मैं बोल रहा हूं कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, जैसे ये और ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये या कोई भी और प्रतिरोध जो पैरेलल में समांतर में है, क्लियर है, तो वो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच संयोजित है। जितने भी प्रतिरोध है ये या इसके अलावा और भी कोई पैरेलल में अगर आप लोग बोल रहे हो पैरेलल में जुड़ा हुआ, तो 2 बिंदुओं के बीच संयोजित है। ये भी कथन आप लोगों का क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, सभी प्रतिरोध 2 दिए गए बिंदु के बीच सही बात है, क्लियर है। अब दोस्तों इनका आप लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालो, कैसे निकालोगे, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लिया आप लोगों ने, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 3/4, 3/4 आ गया 1/R इक्विवेलेंट का मान। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, 4/3, 4/3 बोले तो 1.33। ये मान किससे आ रहा है, 4 से भी कम आ रहा है, 2 से भी कम आ रहा है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा, उसका जो मान क्या होगा, अकेले अकेले प्रतिरोध से, इंडिविजुअल से क्या होगा, कम होगा, ना कि अधिक होगा। तो ये गलत दिया हुआ है। तो 1 और 3 बिल्कुल यहां पर सही आंसर आप लोग दे रहे हैं सभी, वेरी गुड। सर विराट बैच नहीं होगा क्या, अरे दोस्तों वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, वीकेंड्स पे आप लोग पेपर सॉल्व करते हैं। बताओ दोस्तों 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के बल्ब है ना, 3 बल्ब है, एक का नाम दे दिया ए, एक का बी और एक का सी, ठीक है। तो एक बल्ब है ए, एक बल्ब है बी और एक बल्ब है सी। तीनों को आपने किस में जोड़ दिया, पैरेलल में, समांतर में जोड़ दिया, है ना, ये पैरेलल में समांतर में जोड़ दिया। अब दोस्तों ये बल्ब ग्लो कब करेंगे, जब इनके उसमें करंट जाएगी। तो करंट के लिए आप लोगों को एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, जब तीनों प्रतिरोध समांतर में होते हैं, ये मतलब ये कोई भी 3 उपकरण जब समांतर में होता है, उनके लिए विभवांतर का मान समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, जिसमें करंट ज्यादा जाएगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो जब भी पैरेलल समांतर में होता है, तो जिसका जो ज्यादा वॉट का होता है वो क्या करेगा, ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, और ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा तो ज्यादा ग्लो करेगा। तो इनमें से ज्यादा पावर का कौन सा है, 100 वाट वाला, ये सी वाला बल्ब है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, चलो बताओ। दोस्तों बोला जा रहा है कि यहां पर आप लोगों को एक उदासीनीकरण अभिक्रिया दी गई है।
तो बताना है ये ए क्या होगा। दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस से होती है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से होती है तो क्या बनता है? एक तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, साथ में क्या बनता है? पानी बनता है। इसी अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है, ये एक क्षार है, तो जरूर फिर ये क्या होगा? एक एसिड होगा, एक अम्ल होगा, तो एक अम्ल को चुनना है। आप लोग बोलोगे सर सारे ही अम्ल है। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या है? क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन, तो यानी लेफ्ट में भी क्लोरीन होना चाहिए। अब यहां पर तो क्लोरीन है नहीं, तो इसमें क्लोरीन होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें क्लोरीन होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, इसमें कोई क्लोरीन नहीं है। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें भी क्लोरीन नहीं है। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें भी क्लोरीन नहीं है। HCl, इसमें क्लोरीन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताओ आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों वायु प्रदूषण का एक नेचुरल सोर्स बताना है, प्राकृतिक स्रोत, मतलब जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है, नेचुरली हो रहा है ये। अब आप लोग बोलोगे सर लकड़ी का जलना, अरे ये तो हम जला रहे हैं ना, पावर प्लांट ये तो हमने लगाए हैं बिजली बनाने के लिए, व्हीकल्स हम चला रहे हैं। दोस्तों ज्वालामुखी फटना, ये नेचुरली फट रही है। और दोस्तों जब भी ज्वालामुखी फटती है तो कौन सी गैसेस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है ना, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि ये एक पॉल्यूटेंट है। ये अगर एयर में इनकी मात्रा ज्यादा होगी तो हम लोग बोलेंगे एयर पॉल्यूटेड है, वायु प्रदूषित है। तो ये क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या क्वेश्चन है, कितनी बार कर चुके हैं दोस्तों। प्रिज्म में जब प्रकाश जाता है, प्रकाश का रंग क्या होता है? सफेद होता है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म में से पास होता है ये अपने 7 रंगों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी। देखो है ना, प्रिज्म में जब ऐसे व्हाइट लाइट गई तो आपको 7 रंग मिल रहे ना, इस घटना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो अगर किसी ने पहली क्लास से देख रहा ना 17 अगस्त की फर्स्ट शीट, उसको तो बिल्कुल लग रहे होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। बताओ दोस्तों ऑक्सी श्वसन हो या अनऑक्सी श्वसन हो, इनमें से क्या कॉमन है? पहली चीज यही बनेगी। देखो दोस्तों किसी भी कोशिका में जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, चाहे वो एरोबिक यानी वायवीय श्वसन हो या ऑक्सी श्वसन हो या एनएरोबिक जिसे अवायवीय भी बोलते हैं, अनॉक्सी भी बोलते हैं, तो पहला स्टेप तो फिक्स है, कॉमन है। क्या है कि जो कोशिका के पास में जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है किसमें? पायरोवेट नाम के एक पदार्थ में। चाहे ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक हो, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो, एब्सेंस में हो रहा हो, पहला स्टेप तो यही है कि ग्लूकोज आपका टूटेगा पायरोवेट में। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ भी है, पहला आपका टूटता है, ग्लूकोज टूटता है पायरोवेट में, ये पहली प्रक्रिया है। इसके बाद में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फिर आगे की प्रक्रिया अलग होगी, लेकिन पहला ये कॉमन है। ठीक है, चलिए बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है और जल बना रहा है। तो इसके लिए बताओ कौन सा इक्वेशन सही है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? KOH। नाइट्रिक अम्ल इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। बोला जा रहा है बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है KNO3 और बन रहा है वाटर। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सब में फॉर्मूले तो सब सही दिए हुए हैं। बोला जा रहा है सही समीकरण क्या है? देखो इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है जलीय, एक्वेसिस होना चाहिए, ये लिक्विड नहीं होना चाहिए। एक्वेसिस, एक्वेसिस का मतलब क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल के जो विलयन बना उसकी। तो ये AQ होना चाहिए। यहां पर भी बोला जा रहा है नाइट्रिक एसिड जलीय, ये होना चाहिए। बोला जा रहा है पोटेशियम नाइट्रेट विलयन बन रहा है ना, इसके भी ब्रैकेट में जलीय लिखा हुआ था, ठीक है ना। अच्छा जलीय नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये बन रहा है, तो देखो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, हाँ जलीय लिखा हुआ था, शायद मैं लिखना भूल गया, और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। देखो ये कर चुके हैं ना। अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है क्या? न्यूलैंड साहब ने एक नियम दिया था, लेकिन वो कहां तक सही रिजल्ट दे रहा था? अष्टक तक, बिल्कुल सही बात है। ये नियम क्या बोलता है कि हर 7वें के बाद में 8वां, अगर हम लोग तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजा दे तो हर 7वें के बाद में 8वां प्रॉपर्टी रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यानी पहले की और 8वें की जो विशेषता होगी एक जैसे होगी। जैसे
हाइड्रोजन का सबसे कम परमाणु द्रव्यमान था, उसको यहां पर रख दिया, लिथियम को यहां पर रख दिया, बेरिलियम को यहां पर, बोरोन को इधर, कार्बन को इधर, नाइट्रोजन को इधर, ऑक्सीजन को इधर। ऑक्सीजन से जो ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व था ना, उसकी विशेषता बिल्कुल हाइड्रोजन की जैसे थी, इसलिए उसको हमने कहां पर रख दिया, इधर रख दिया। यानी 7 के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट होना शुरू कर दी। लेकिन ये रिजल्ट कैल्शियम तक ही दे रहा था, सही, यानी कैल्शियम के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही है। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है, क्रोमियम की प्रॉपर्टी इसकी जैसी नहीं होगी। आगे बात समझ में? चलिए, तो आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द प्रीवियस वन, एज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और दोनों एक दूसरे का क्या है, बिल्कुल कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर आप लोगों को अभिक्रिया दी गई है, बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक क्षार है, ये एक एसिड है, ये एक अम्ल है। दोस्तों, जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हो तो एक सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, साथ में क्या बनता है, पानी बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है यार? सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बताओ, पावर, करंट, रेजिस्टेंस और विभवांतर के बीच में गलत संबंध की पहचान करें। देखो, पावर क्या होता है, विभवांतर इंटू करंट या V इंटू आई, तो ये तो बिल्कुल सही है। ओम के नियम से आप लोग जानते हो V बराबर होता है I इंटू आर, तो अगर हम लोग इधर पुट करें I इंटू आर तो ये क्या बन जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। तो यार ये वाला भी बिल्कुल सही है। क्लियर है दोस्तों? I को मैं क्या लिख सकता हूं, V बट्टे आर, ये इधर पुट करो तो P बराबर V इंटू V बट्टे आर, तो P क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टे आर। आगे बात समझ में? तो यार ये भी कथन सही है, ये वाला फिर गलत होगा क्योंकि 3 सही हो गए, तो यही बचेगा। बोलो हाँ है ना? आ गई? चलिए बताएं। डैश पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, एक एसिड होता है मेथेनोइक एसिड, कहां पर मिलेगा, इमली में मिलेगा, संतरे में मिलेगा। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है आप लोगों को क्या, कि नींबू में सिट्रिक एसिड मिलता है, ऑरेंज में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, टमाटर में आप लोगों को ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। सिमिलरली नेटल स्टिंग, ये एक प्लांट है, इसमें कौन सा एसिड मिलता है, मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड कहां पर मिलेगा, नेटल स्टिंग में मिलेगा। आगे बात समझ में? चलिए बताएं। दोस्तों, आप लोगों को बोला जा रहा है मैग्निफिकेशन का मान ये दिया हुआ है 1/2। बताओ प्रतिबिंब के बारे में, बताओ प्रतिबिंब कैसा है, कैसे करोगे सॉल्व? तो देखो, पहले प्लस या माइनस चेक करो, क्या माइनस है क्या, नहीं, प्लस ही है। तो जब भी आप लोगों का प्लस का साइन आता है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, ध्यान रखिएगा। और सीधा प्रतिबिंब कौन सा होता है, जो कि वर्चुअल होता है, यानी आभासी होता है। आ गई बात समझ में? पहली चीज तो, एक चीज तो क्लियर हो गई, इमेज बनेगी सीधी और वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल और स्ट्रेट, स्ट्रेट बोल दो, इरेक्ट बोल दो। क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो अब दोस्तों प्लस माइनस की तो बात हो गई, अब ये वैल्यू देखो, ये 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब ना छोटा ना बड़ा, समान आकार का, 1 से कम है तो छोटा, 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है ना, तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने तत्व ज्ञात है, 118 है ना, तो उसमें से नेचुरली कितने मिलते हैं, तो टोटल 118 है, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा। अब देखो दोस्तों, इसमें है ना, मैं रेलवे की गलती बताऊंगा। रेलवे ने इसका आंसर आई गेस 94 दिया था। ठीक है, देखो आप लोग, अब तो ये चैप्टर हट चुका, वहां पर आप लोग देखो क्या दिया हुआ है। ये बोला जा रहा है एनसीईआरटी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम का एक चैप्टर था, वो हट चुका है। बोला जा रहा है 118 में से 98 नेचुरली पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में 98 दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, एनसीईआरटी में ही क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 खोल के देखोगे ना, तो उधर लिखा हुआ है कि 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, कि 92 तत्व ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो हमने बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना। रेलवे ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया था। क्लियर है? तो अभी आप देख लो, मैंने दोनों आप लोगों को रेफरेंस बता दिया।
क्लियर है? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल, वो कितना होता है? 120/80 mm ऑफ मरकरी। तो ये जो ऊपर वाला जो अब सर mm ऑफ मरकरी का मतलब क्या है? दोस्तों कभी आप लोगों ने अपना बीपी चेक करवाया होगा तो उनके पास में जो डिवाइस होती है स्फिग्मोमैनोमीटर नाम की, तो उसमें क्या होता है से ये कॉलम होता है, तो उसमें क्या होता है? पारा होता है, पारा मरकरी। तो मरकरी कितनी हाइट तक जा रहा है उससे प्रेशर बताया जाता है। ठीक है, तो 120/80 अगर किसी का प्रेशर है तो ऊपर वाला कौन सा प्रेशर कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर। तो 120 तो है आप लोगों का सिस्टोलिक और 80 कौन सा है? डायस्टोलिक है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। देखो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट से देख रहा है ना पूरा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सारे क्वेश्चन मतलब लगभग 60% क्वेश्चन कॉमन है, मतलब रिपीट होता है। ठीक है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की एक क्षमता होती है। बिल्कुल, कार्बन दूसरे कार्बन के एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है ना। ठीक है, ठीक है। और इस गुण को क्या संकलन बोलते हैं? कि बिल्कुल ये कथन एक भी सही है, कथन टू भी सही है, दोनों ही कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद 18 अगस्त की में था, पता नहीं कौन से के में था। चलो बताओ कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो जल्दबाजी में एड्स पे टिक मत कर देना दोस्तों। एड्स एक डिजीज, एक रोग का नाम है। ये रोग जिस वायरस की वजह से होता है वो ये है, ऑप्शन नंबर ए। एंथ्रेक्स ये एक डिजीज, एक बीमारी का नाम है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये भी एक डिजीज, एक बीमारी का नाम है, ना कि वायरस का नाम है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं। दोस्तों भूपेश नाम का एक लड़का था, तो वो जो फसल उगाता था ना, उगती ही नहीं थी। तो उसने मिट्टी की पीएच चेक करवाई, तो मिट्टी की पीएच आई 11.6। तो दोस्तों ये जो मिट्टी की पीएच है काफी ज्यादा है, ये 7 से काफी ज्यादा है। तो ये बेसिक नेचर की है, मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको अम्लीय प्रकृति की बनाना पड़ेगा। तो क्या इस्तेमाल करें दोस्तों? अगर आप लोगों को मिट्टी को मान लो मिट्टी एसिडिक है, अम्लीय है बहुत ज्यादा, उसको बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का बनाना है, तो दोस्तों दो इस्तेमाल करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं और दोनों ही मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए या मैं बोलूं क्षारीयता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करनी है? पीएच कम करनी है, यानी थोड़ा सा एसिडिक करना है। देखो आप लोग, ये क्या हो गया, सॉरी। देखो आप लोगों को अगर देखोगे एनसीईआरटी उठा के, तो बोला जा रहा है कि प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जब मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय या क्षारीय होती है ना, तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा अम्लीय भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्षारीय भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो क्या बोला जा रहा है कि जब अम्लीय प्रकृति की होती है मिट्टी, बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो उसको क्षारीय बनाने के लिए तो कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कर लो। तो ये तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्षारीय नहीं बनाना, अम्लीय बनाना है। अब देखो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक कैसा लवण है? उदासीन लवण है, ना ये अम्लीय ना क्षारीय, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्षारीय प्रकृति का, इसका भी नहीं कर सकते। बच्चे एक ऑप्शन, सर ये अम्लीय प्रकृति का होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। ये एक वीक बेस है, दुर्बल क्षार है। जब भी प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार मिलके जो लवण बनाते हैं वो क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हम लोग क्या मिला देंगे? डी मिला देंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर, बताओ। एक सीधे धारावाही चालक दोस्तों एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो अगर करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगा। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस्तेमाल करते हैं, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं। तो उसको वो कैसे चेक करोगे? राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करोगे। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी ना, वो आप लोगों को क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बेसिकली क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होती है, संकेंद्रित वृत्त। और इसके बीच में क्या मिलेगा आप लोगों को? वायर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे दोस्तों आप लोग वायर से काफी दूर जाओगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। क्लियर है क्या? तो चालक से दूर जाते तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है कि नहीं घटती है? गलत बात दिया गया है।
दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? बिल्कुल, तो 1 और 3 आप लोगों का हो जाएगा। दोस्तों बताओ क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहे? हार्ड है क्या? देखो ग्रुप डी जिसे हार्ड हार्ड बोलते थे, सारे क्वेश्चन आप लोग बना रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पूरे 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हुए। आगे बात समझ में? तो दोस्तों एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्लास नहीं होगी क्या, थ्योरी वाली है? अरे दोस्तों मैं कितनी बार बताऊं, वो अपनी मंडे टू फ्राइडे होती है, वीकेंड पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और जो बच्चा नया जुड़ा है मैं एक बार बता दूं फिर से, 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट से देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट ही होते हैं, कुछ नया क्या ही पूछेगा। मतलब कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, कितनी सारी शिफ्ट कर ली, 25 25 25 25 25, तो अगर 10 शिफ्ट की भी बात करोगे तो 250 क्वेश्चन तो हो चुके। आगे बात समझ में? चलिए चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग रेलवे के अगर सब एग्जाम की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं 2025 में, और भी आप लोग की भर्ती आएगी, तो जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच है पूरा एनसीईआरटी पर आधारित। डेमो भी अवेलेबल है, ऐप में जाके देख सकते हो, इसका नाम ही है निर्माण बैच। दोस्तों अगर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का चाहिए तो कॉम्बो आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 1199 रुपए में। अगर केवल आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हो। कंप्लीट थ्योरी बैच होगा, डेली लाइव क्लास होगी। अगर आप लोग मिस करते हो तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 2024 के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है। प्ले स्टोर पे जाना, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना, इसके कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा निर्माण बैच रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन कोर्स, और इसी के ऊपर मिल जाएगा कॉम्बो बैच, जाके बाय नाउ कर लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, कोर्स आप लोगों का चल जाएगा। कोई समस्या आ रही है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 7374019437। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।